नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूजा तमाम। आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति ने आज विपणन सत्र 2023-24 के लिए सभी अनिवार्य खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने और फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए यह निर्णय लिया है। आज नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस वर्ष का बढ़ा हुआ न्यूनतम समर्थन मूल्य पिछले कई वर्षों से अधिक है। किसानों को फसल का उचित मूल्य देने के लिए विपणन सत्र 2023-24 के लिए खरीफ फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि केंद्रीय बजट 2018-19 की पूरे देश के औसत उत्पादन लागत के कम से कम 1.5 गुना के स्तर पर एमएसपी तय करने की घोषणा के अनुरूप है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीएसएनएल के लिए 89,047 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ तीसरे पुनरुद्धार पैकेज को मंजूरी दी है। इसमें इक्विटी इन्फ्यूजन के जरिए बीएसएनएल के लिए 4G और 5G स्पेक्ट्रम का आवंटन शामिल है। बीएसएनएल की अधिकृत पूंजी 1,50,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2,10,000 करोड़ रुपये की जाएगी। इस पुनरुद्धार पैकेज के साथ बीएसएनएल एक मजबूत दूरसंचार सेवा प्रदाता के रूप में उभरेगा, जो देश के दूर दराज के क्षेत्रों के साथ संपर्क पर केंद्रित होगा। इस स्पेक्ट्रम आवंटन के साथ बीएसएनएल पूरे भारत में 4G और 5G सेवाएं प्रदान करने में सक्षम होगा। विभिन्न संपर्क परियोजनाओं के तहत यह ग्रामीण और इस सुविधा से वंचित गांवों में 4G कवरेज प्रदान करेगा। यह हाई स्पीड इंटरनेट के लिए फिक्स्ड वायरलेस एसएस सेवाएं और कैप्टिव नॉन पब्लिक नेटवर्क के लिए सेवाएं तथा स्पेक्ट्रम प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और अन्य नेताओं के साथ मंगलवार को ईटानगर में एक मेगा सार्वजनिक रैली में पिछले 7 वर्षों में अपनी सरकार के प्रदर्शन का एक रिपोर्ट कार्ड जारी किया। श्री खांडू ने अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी करने के बाद अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, हमने सुनिश्चित किया है कि हमारी कार्रवाई शब्दों से अधिक जोर से बोले। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता टीम और नाचल की कड़ी मेहनत, नागरिकों का आशीर्वाद और हमारे सामूहिक दृढ़ संकल्प ने पिछले 7 वर्षों में शानदार परिणाम दिए हैं। केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल और राज्य में खांडू सरकार के 7 साल पूरे होने के मौके पर भाजपा के महा जनसंपर्क अभियान के तहत रैली का आयोजन किया गया था। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्रों, खासकर अरुणाचल प्रदेश में सड़कों के विकास को प्राथमिकता दी है ताकि वहां रहने वाले लोगों में विश्वास पैदा हो सके। उन्होंने दावा किया कि यह कांग्रेस की नीति थी कि सीमावर्ती क्षेत्रों को इस बहाने विकसित नहीं किया जाए कि अगर वहां बुनियादी ढांचा तैयार किया जाता है तो चीन भारत के क्षेत्र में आ सकता है और घुसपैठ कर सकता है। श्री रिजिजू ने ईटानगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार के 2014 में सत्ता में आने के बाद नीति बदल गई है और अंतिम सीमावर्ती गांव को सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास के लिए पहला भारतीय गांव माना गया है। राज्य के बिजली विभाग ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिजली राजस्व में 422.49 करोड़ रुपए की उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है, जो विभाग के लिए सरकार के 385 करोड़ रुपए के निर्धारित लक्ष्य को पार कर गया है। अपने ट्विटर हैंडल पर इसकी जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री सह बिजली प्रभारी चाउना मैन ने कहा कि इसका रणनीतिक उपयोग बुनियादी ढांचे को बढ़ाने, नई परियोजनाओं को लागू करने और हमारे नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जाएगा, जिससे हमारे क्षेत्र के विकास को बढ़ावा मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश पुलिस एपीपी ने मंगलवार को असम अरुणाचल प्रदेश सीमा पर सोमवार की गोलीबारी की घटना में शामिल होने के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। एपीपी पीआरओ रोहित राजवीर सिंह ने कहा, सोमवार को हुई गोलीबारी की घटना के सिलसिले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कथित तौर पर हिंसक घटना तब भड़की जब अंतर्राज्यीय सीमा क्षेत्र के बदमाश अंदर आए और असम की ओर से उन लोगों पर गोलियां चला दी जो विश्व पर्यावरण दिवस समारोह के तहत लोअर सियांग जिले की सीमा से लगे धेमाजी जिले के पानबारी इलाके में पेड़ लगा रहे थे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।